Hello dear students, I hope you're doing fine. This is my second video of immunity and this video is relevant for O levels and for A levels, both levels. In my first video of immunity, I told you about biological barriers, physical and chemical biological barriers जो कि हायल हो जाते हैं in the way of pathogens कि वो हमारी बॉडी में एंटर ना हो सकें. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई बैक्टीरिया या अगर कोई वायरस हमारी बॉडी में या कोई और पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है तो फिर हमारी बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है. मगर इस बात को समझने से पहले हमें एक टर्म के बारे में जानना होगा और वो टर्म है एंटीजन. एंटीजन, ये एंटीजन क्या होता है? आपने अपनी सेल मेम्ब्रेन के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि हर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स की चेन्स लगी हुई होती हैं. ये एक ऐसा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन मिली हुई होती है और ये हर सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है. हम इनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं ग्लाइको प्रोटीन्स, या इनके लिए एक और वर्ड भी यूज किया जाता है ग्लाइको लिपिड्स. ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स जहां और बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं, वहां एक काम जो ये करते हैं वो ये एज एन एंटीजन एक्ट करते हैं. यही ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स एंटीजेंस हैं. ये एंटीजन सेल की रिकॉग्निशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सेल को जब रिकॉग्नाइज किया जाता है, देखा जाता है कि ये कौन सा सेल है, वहां ये एंटीजेंस ही काम आते हैं. हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं जो हर वक्त स्क्रूटनाइज करते हैं. व्हेन दे कम अक्रॉस एनी सेल, वो स्क्रूटनाइज करते हैं कि ये हमारी बॉडी का सेल है या कोई और सेल है. बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे शहरों में पुलिस और आर्मी हर वक्त पेट्रोलिंग करती रहती है और वो क्या करते हैं, वो आइडेंटिटी को चेक करते हैं, देखते हैं कि ये आदमी रेलिवेंट है कि इरेलीवेंट है किसी जगह पर. इसी तरह हर एक सेल के ऊपर ये जो एंटीजेंस लगे हुए हैं, इनको सेंस किया जाता है, इनको हर वक्त चेक किया जाता है. अगर तो आपकी बॉडी का अपना ही सेल हो और उसके ऊपर अपने ही एंटीजेंस मौजूद हो तो फिर हम इसको बोलते हैं कि ये एक सेल्फ सेल है, अपना जाती सेल है. लेकिन अगर यहां पर ऐसी चीज ना हो तो हम अगर ऐसा एंटीजन हो जिसको हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सेल्स रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे तो फिर हम इनको बोलते हैं इट्स अ नॉन सेल्फ सेल. और ये जो नॉन सेल्फ सेल है, बॉडी इसके खिलाफ एक रिस्पॉन्स क्रिएट करती है. ये जो नॉन सेल्फ सेल है, ज्यादा चांसेस ये हो सकते हैं कि ये कोई पैथोजन हो सकता है, यानी कोई डिजीज कॉजिंग एजेंट हो सकता है. पैथोजन क्या होता है? बेसिकली डिजीज कॉजिंग एजेंट हो सकता है और बॉडी फिर इसके खिलाफ एक पूरा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करती है, पूरे का पूरा एक रिस्पॉन्स क्रिएट करती है इसके खिलाफ. आज हम बॉडी का पहला रिस्पॉन्स पढ़ने वाले हैं. हमारी बॉडी में ह्यूमन बॉडी में, मैमल्स में दो तरह के इम्यूनिटी सेल्स होते हैं. वन टाइप इज कॉल्ड फैगोसाइट्स. फैगोसाइट्स, ये फैगोसाइट वर्ड आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, एक वर्ड से निकला है जिसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस होती है जिसमें एक सेल दूसरे सेल को इनगल्फ कर लेता है, खा लेता है. प्यारे बच्चों, हमारे पास ये फैगोसाइट्स भी दो तरह के हैं. पहली टाइप कहलाते हैं न्यूट्रोफिल्स और दूसरी टाइप कहलाती है मैक्रोफेजेस. पहले हम न्यूट्रोफिल्स की बात कर लेते हैं. ये न्यूट्रोफिल्स रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड सेल्स होते हैं और ये मोबाइल होते हैं. ये बॉडी के अंदर मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे आर्मी और पुलिस पेट्रोलिंग करती रहती है.
जहां इनको कोई ऐसा सेल नजर आता है जिसको ये पहचान लेते हैं कि वो सेल्फ नहीं नॉन सेल्फ सेल है, ये उसको इनगल्फ कर लेते हैं। ये हमारी कैपिलरीज में से स्क्वीज आउट होके हमारी जो टिश्यू फ्लूइड स्पेस है ये वहां पर भी जा सकते हैं। लेकिन मैक्रोफेजेस इनसे डिफरेंट हैं। ये मैक्रोफेजेस पहले पहले मोनोसाइट्स के तौर पर बॉडी में पेट्रोलिंग करते हैं। हाँ, एक बात याद रहे कि ये चाहे न्यूट्रोफिल्स हो या मैक्रोफेजेस हो, ये बनते कहाँ हैं? ये बनते हैं हमारी बोन मैरो में। ये हमारी बोन मैरो में बनते हैं। सो मैक्रोफेजेस पहले मोनोसाइट्स होते हैं और ये मोनोसाइट्स ट्रेवल करके बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स के आसपास चले जाते हैं। जो बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनके आसपास चले जाते हैं, जैसा कि लिवर, जैसा कि हार्ट, जैसा कि लंग्स, जैसा कि किडनीज एटसेट्रा। और फिर ये जब तक जिंदा रहते हैं ये वहीं सेटल्ड रहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग के बाहर सिक्योरिटी गार्ड फिक्स पोजीशन में बैठा होता है, अगर कोई वहां आए तो वो उसको रिस्पॉन्ड करता है, वो कहीं गश्त करने या कहीं जो है वो पेट्रोलिंग करने नहीं चले जाता। सो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स का फर्क आपको पता चला। दोनों फैगोसाइट्स हैं। न्यूट्रोफिल्स बेटे मोबाइल होते हैं, बनते हैं और ब्लड सर्कुलेशन में रहते हैं, लेकिन मैक्रोफेजेस पहले मोनोसाइट्स की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं और फिर किसी वाइटल ऑर्गन्स के आसपास सेटल हो जाते हैं और वहीं बैठ के इंतजार करते हैं कि अगर यहाँ कोई अटैकर आएगा, कोई बैक्टीरिया आएगा, कोई पैथोजन आएगा, कोई वायरस आएगा, तो हम उसके साथ उसको रिस्पॉन्ड करेंगे और अदरवाइज वो वहां बैठे रहते हैं। अब बेटे इस लेक्चर का लास्ट पार्ट ये है कि मुझे आपको ये बताना है कि जो मैकेनिज्म ऑफ फैगोसाइटोसिस है वो कैसे होता है। तो चलिए अब उसको समझते हैं। अच्छा, बाद बच्चे बड़ा हैरान हो रहे होंगे, मुझे बहुत से बच्चों ने मैसेजेस किए, टेक्स्ट किए कि सर आप कन्वेंशनल बोर्ड स्टाइल पे भी कभी कभी कोई लेक्चर दिया करें। सो इम्यूनिटी में आपको बोर्ड का लेक्चर भी मिलेगा, आपको स्लेट का लेक्चर भी मिलेंगे और एलसीडी के स्मार्ट बोर्ड के लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो जरा इससे टेस्ट भी चेंज होता है और मैं भी काफी अरसे बाद बोर्ड पे लिख रहा हूँ। आई एम एंजॉइंग वेरी मच। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अच्छा ब्लू कलर ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है सदाकत भाई कि ये ब्लैक ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है? ब्लैक, तो ज्यादा ब्लैक से लिखना चाहिए। ओके, ब्लैक से लिखते हैं। तो बेटे अभी हम मैकेनिज्म ऑफ we are going to discuss mechanism of phagocytosis, how phagocytosis occurs. So let's say कि ये हमारे पास एक सेल है, वाइट ब्लड सेल है, इट्स अ फैगोसाइट। अब इस फैगोसाइट के अंदर बेटे आपको छोटे छोटे वैक्यूल्स नजर आएंगे। ये वैक्यूल्स हाइड्रोलिटिक वैक्यूल्स हैं। इनमें हम कहते हैं ये लाइसोसोम्स हैं और इनके अंदर क्या है? इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। दे हैव गॉट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब यहां पर हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के ऊपर मैं ऐसे ऐसे करके स्पाइक्स बना रहा हूं और ये स्पाइक्स जो है ना, आप फर्ज कर लें कि ये आपकी एंटीजेंस हैं। ये जो स्पाइक्स इस पे बनाई हैं, फर्ज कर लें ये एंटीजेंस हैं। अब होगा क्या, जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर अटैक करेगा तो हमारे कुछ सेल्स जिनके ऊपर इसने अटैक किया हुआ होगा वो एक केमिकल प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे और उस केमिकल का नाम है बेटे हिस्टामीन। हिस्टामीन ये एक हेल्प सिग्नल के तौर पे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। ये हिस्टामीन पढ़ा जा रहा है? चलो बोल रहा हूं तो समझ आ रही है ना बच्चों को, वहां बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे। सो जब ये हिस्टामीन प्रोड्यूस करते हैं ये केमिकल्स, तो क्या होगा कि इसकी वजह से केमिकल अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी और उस केमिकल अट्रैक्शन के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस, केमिकल अट्रैक्शन पैदा होगी। अब इस केमिकल अट्रैक्शन की वजह से ये वाला जो हमारा फैगोसाइट है वो आपके इस बैक्टीरिया के पास आने लगेगा। अब फर्ज कर लेते हैं कि ये बैक्टीरिया के पास आ गया, यहां पर चलो मैंने बैक्टीरिया यहां पर बना दिया। ये फैगोसाइट की जो मेम्ब्रेन है ये एक ग्रूव बनाना शुरू कर देगी, एक इनफोल्ड बनाना शुरू कर देगी, एक ग्रूव बनाना शुरू कर देगी अपनी मेम्ब्रेन के अंदर।
इस ग्रूव ने अल्टीमेटली, क्योंकि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मूव करता चला जा रहा है, अल्टीमेटली क्या होगा कि ये बैक्टीरिया इस ग्रूव के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये सेल उसकी तरफ जा रहा है, उसको ऐसे खाना चाहता है। सो अल्टीमेटली जब ये थोड़ा सा आगे जाएगा, मैं इसको आपके सामने कुछ यूं बनाता हूं, तो यूं एक बड़ा सारा वैक्यूल बन जाएगा जिसके अंदर ये आपका बैक्टीरिया ट्रैप हो गया होगा। और यहां पर इसके पास पहले से क्या चीज मौजूद है, इनके पास पहले से लाइसोसोम्स मौजूद हैं। इन लाइसोसोम्स में ऐसे एंजाइम्स हैं जिन्होंने इस बैक्टीरिया को डिसइंटीग्रेट कर देना है, जिसने इस बैक्टीरिया को मार देना है। सो आहिस्ता आहिस्ता ये जो लाइसोसोम्स हैं ये मूव करेंगे टुवर्ड्स दिस वैक्यूल, ये जो फैगोसाइटिक वैक्यूल बना है इसकी तरफ, और ये बैक्टीरिया इनके पास ले आएगा इसको। इस पार्ट को थोड़ा जूम कर लेना चाहिए वैसे पोस्ट में। जब ये इनके पास चले जाएगा तो इसमें से एंजाइम्स निकलेंगे और वो इस बैक्टीरिया को, ये एंजाइम्स जो हैं ये किल कर देंगे, ये खत्म कर देंगे। और अल्टीमेटली ये जो वैक्यूल है ये बेटे यहां से ओपन होगा और ये सारे का सारा जो कचरा कुंडी चीजें हैं, जो मरा हुआ बैक्टीरिया है, ये बाहर निकल जाएंगे। और जब ये बाहर निकल जाएंगे तो आपके ब्लड में पस सेल्स के तौर पर मौजूद होंगे। पस, ये पस दो तरह से बॉडी से बाहर निकल सकती है, या तो आपकी स्किन के नीचे दाने बना सकती है और आप वो दाना में से पस निकल आती है, या यूरिन के जरिए आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। सो ये हमने एक मैकेनिज्म डिस्कस किया कि किस तरह से फैगोसाइट्स अपना काम करते हैं, चाहे आपके न्यूट्रोफिल्स हो चाहे मैक्रोफेजेस हो, इन दोनों का काम करने का स्टाइल एक ही है। सो नंबर 1, आपका ये जो बैक्टीरिया एंटर होता है जिसके ऊपर एंटीजेंस मौजूद हैं, ये सेल को अटैक करता है, वो हिस्टामीन, मुझे हिस्टामीन यहाँ थोड़ा बड़ा करके लिख लेना चाहिए, ये केमिकल प्रोड्यूस करता है और इस केमिकल का नाम क्या था, हिस्टामीन। ये हिस्टामीन प्रोड्यूस करता है। हिस्टामीन को रिस्पॉन्स करते हुए जो फैगोसाइट्स होते हैं वो उसकी तरफ आते हैं, फैगोसाइटिक वैक्यूल बनाते हैं, बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं, अपने लाइसोसोम को उसके साथ अटैच करके घातक किस्म के, डेंजरस किस्म के एंजाइम उसके साथ अटैच करवाते हैं। वो एंजाइम इस बैक्टीरिया को मार देते हैं और यहाँ से कंटेंट्स बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद करवाऊं। जब ये बैक्टीरिया इसके अंदर जा रहा था, इनगल्फ हो रहा था, तो ये क्या थी, एंडोसाइटोसिस। तब यहाँ पर क्या हो रही थी, एंडोसाइटोसिस। और जब ये मटेरियल्स यहाँ से बाहर निकल रहे हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो रही है, एक्सोसाइटोसिस। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इससे पहले वाला लेक्चर मेरा आपने जरूर देखा होगा, बायोलॉजिकल बैरियर्स वाला, जिसमें मैं ग्रीन शर्ट पहनकर मौजूद हूँ। इसके बाद एक लेक्चर जरूर देखना जिसमें मैं आपको बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स का मैकेनिज्म समझाऊंगा। फिर उसके बाद एक लेक्चर आएगा जिसमें मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडी एक्शन समझाऊंगा और फिर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखो, स्लेट के साथ जुड़े रहो, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताओ एंड कीप सपोर्टिंग अस।